ब्लू एशियन हेल्थ नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट नम्रता सिंह। आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, हमारी हार्ट की हेल्थ। आज हम चर्चा करेंगे हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स के पीछे क्या रीजंस होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और सबसे जरूरी बात, उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक्सपर्ट डॉक्टर यतिन अरोड़ा। डॉक्टर यतिन अरोड़ा फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर यतिन अरोड़ा से। हेलो, वेलकम सर। Thank you. Sir, would you like to introduce yourself, please, for our viewers? Yeah. My name is Dr. Yatin Arora. I am a senior consultant and unit headed Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery in Fortis Hospital in Shalimar Bagh. I did my graduation MBBS from Punjab. Then I did my MS from PGI Chandigarh. And my super specialization, which is in cardiothoracic and vascular surgery from AIIMS New Delhi. After that, I did my fellowship in Royal College of Surgeons from Edinburgh. Okay, that's great. Thank you, sir. सर, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं एंड जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हार्ट हमारा बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बट हार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हर किसी को नहीं पता होती है। तो आज बस हम वही सारी इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहेंगे। जी जी सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि जैसे कि आजकल हम रिसेंट में हमने देखा है कि बहुत सारे यंग लोग को कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो मतलब इस तरह की एज में ऐसी प्रॉब्लम होना, मतलब इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसमें हमारे कम्युनिटी के रिलेटेड और जेनेटिक फैक्टर रिलेटेड बहुत ज़्यादा रीजंस आ रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि पहले डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता था। पहले इतनी फैसिलिटीज ही नहीं थी, हमें पता लगता था अच्छा वो यंग था एकदम से मर गया। अभी हम उनको डायग्नोज कर पा रहे हैं कि वो हार्ट अटैक है। एक तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। सेकेंड है कि हमारे ये इंसिडेंस भी बढ़ा है क्योंकि रीजंस बीइंग हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। स्मोकिंग बढ़ गया है, अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया, ज्यादातर ऑफिस जॉब्स हैं, ज्यादा एक्सरसाइजिंग नहीं रही, स्ट्रेस स्टेट बहुत बढ़ गया है, ओबेसिटी बढ़ गई है। एंड उनके फैक्टर हमारे ईटिंग हैबिट, फास्ट फूड, ऑयली, जो स्पेशली ट्रांस फैटी एसिड होते हैं। ये होता है कि दोबारा जो फ्राइड फूड हम खाते हैं वो एक ही ऑयल में बार बार फ्राई होता है, वो ऑयल बहुत खराब होता है और हार्ट में ब्लॉकेजेस करता है। इसलिए यंग पॉपुलेशन में ये इंसिडेंस बढ़ रहा है और हमारे आगे आ रहा है। ओके सर, मतलब जो आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल है, इसके पीछे वही एक बड़ा रीजन है। ये लोगों की जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बाहर का खाना पीना, एंड जो ऑफिस जॉब की वजह से लगातार बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से ओबेसिटी हो जाती है लोगों की। तो मतलब ये सारे रीजंस ही हैं जिसकी वजह से आजकल यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी जी ओके सर। सर, जैसे किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो ऐसे क्या कोई वार्निंग साइंस मतलब पेशेंट को पता चलते हैं, ऐसे कुछ ऐसे सिम्टम्स या साइंस जो लोगों को फील हो कि हाँ उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे बड़ा सिम्टम हार्ट अटैक का है चेस्ट पेन। बहुत ही शार्प पेन होता है और जो कि कर सकता है रेडिएट लेफ्ट आर्म में, नेक में, जॉ में और समटाइम्स अपर अब्डोमेन में भी। उसके साथ डायफ्रोसिस, स्वेटिंग होना, है ना, ब्रेथलेस होना और पेशेंट को डूम की फीलिंग आनी कि कुछ हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। ये सब सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ऐसे लगे तो सबसे पहले अपने उसी टाइम जो साथ वाले डॉक्टर है उनसे मिले। बहुत ही इजी टेस्ट से डायग्नोज हो जाता है। एक सिंपल ईसीजी चाहिए, एक ब्लड टेस्ट चाहिए समटाइम, और हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। जी सर, ये लगभग कितने समय पहले से ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं? जैसे किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो लगभग कितने टाइम पहले ये पता चलने लगता है? ऐसा टाइम फ्रेम कुछ नहीं, पर जब ये हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी, वो 100% बंद हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। उसके बाद ये पेन और बहुत स्वेटिंग होती शुरू हो जाती है। बट इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं एकदम से 100% नहीं। कोई प्लाक होता है जो उसने माइनर ब्लॉकेजेस या मेजर ब्लॉकेजेस कर चुकी है, विच इज नॉट 100%। तो पेशेंट को हो सकता है कि सिम्टम बड़े लंबे टाइम से चल रहा हो जो इग्नोर कर रहा हो। दूसरी चीज, ये मेनी पेशेंट्स आर डायबिटिक। डायबिटिक में चेस्ट पेन होता नहीं है,
चलने की वजह से सडनली वो हार्ट अटैक में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डायबिटिक में चेस्ट पेन का सिम्टम नहीं आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बारी सीधे पेशेंट हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करता है। जी सर। सर, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है ये तो हम लोग काफी लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हाँ, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। बट ये कार्डियक अरेस्ट भी आजकल काफी ये टर्म यूज हो रही है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्ट अटैक एंड जी कार्डियक अरेस्ट। जी जी, बहुत ही अलग अलग चीज है ये। हार्ट अटैक हार्ट अटैक का मतलब है कि जो कॉर्नरी आर्टरी का इशू है, कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है 100%, इसके कारण मसल डेथ हो रही है। पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट करता है और उसका ट्रीटमेंट है, हमें उसको एंजियोग्राफी करनी है और उसके बाद उसको स्टेंटिंग या बाईपास जो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट करनी है। जी। कार्डियक अरेस्ट का जो मतलब है वो अरेस्ट का मतलब है हार्ट रुक चुका है, उसके पास हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं है, उसी टाइम उसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट है। ओके। दिल रुक चुका है, अदरवाइज ब्रेन लाइफ बहुत कम है, अगर हम उसको हॉस्पिटल तब तक वो ब्रेन डेड हो जाएगा। तो उसी टाइम कार्डियक अरेस्ट इज एन एक्चुअली एन इमरजेंसी। हार्ट अटैक आपको टाइम देता है हॉस्पिटल पहुंचने का, उसका इलाज करने का। कार्डियक अरेस्ट में ये टाइम नहीं मिलता है। जी। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि जी कार्डियक जी अरेस्ट बिल्कुल मतलब ऑन द स्पॉट डेथ वाला प्रॉब्लम है। तो वो सर जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, वैसे उस टाइम पे ये पता चलना बहुत डिफिकल्ट है कि ये हार्ट अटैक है कार्डियक, बट स्टिल मतलब प्रिकॉशनरी उस टाइम पे क्या, जैसे आपने सीपीआर टर्म यूज करी है, तो उसके अलावा भी और भी कोई ऐसी चीजें हैं जिससे कि उस टाइम पे कुछ ऐसा करके पेशेंट को बचाया जा सके। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट बिल्कुल बेहोश हो जाएगा, वो कहेंगे बस वो मर गया। उसी टाइम उसका हमें चेस्ट को ऊपर दबाना है, ब्रीदिंग के लिए हमें डिवाइस वगैरह करनी है, पर वो तो अवेलेबल कर नहीं होती। तो चेस्ट दबा के इमीडिएट किसी आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और फटाफट साथ में उनको ले जाइए। कई बार वो रिवाइव हो जाता है, एईडी डिवाइसेस आती हैं जो डिफिब्रिलेशन कर देती हैं, एम्बुलेंसेज में होती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हमें उनको कार्डियक हार्ट को वापस लेके आना है। जो हार्ट अटैक है उसमें पेन होगा, अरेस्ट भी सडन हो सकता है। हार्ट अरेस्ट का रीजन हार्ट अटैक हो सकता है, बट दे आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ओके सर। ओके, मतलब ये सीपीआर जो आपने बोला है कि ये कार्डियक अरेस्ट में करना है हमें। ओके, कार्डियक अरेस्ट में हम सीपीआर देके पेशेंट को बचा सकते हैं। जी जी देन जी उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत से तुरंत अवेलेबल करा। जी जी। ओके सर। सर, ये कोलेस्ट्रॉल का भी कुछ रिलेशन है हार्ट हेल्थ से, मतलब कोलेस्ट्रॉल से क्या प्रॉब्लम क्या होती बिल्कुल, है? कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली जो नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है, प्लाक होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल अलग अलग टाइप के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल। इन सब का एक सिग्निफिकेंस है। इनको हम अलग अलग रिस्क में रखते हैं पेशेंट्स को। कुछ वेरी हाई रिस्क होते हैं, कोई हाई रिस्क होते हैं, कोई नॉर्मल रिस्क होते हैं। उस हिसाब से इनका एलडीएल लेवल पे हमें कंट्रोल रखना होता है। जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की पहले ही हिस्ट्री है, जब स्टेंट हो चुका है, जब बाईपास हो चुका है, या फिर उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे है बट पता है कि प्रॉब्लम है, उनको हमें एलडीएल और कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वहां पे दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए। दूसरा होता है कि कईयों में फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट अटैक की, उनका कोलेस्ट्रॉल अलग वे से कंट्रोल करना होता है। तीसरा होता है जो फेमिलियल कोलेस्ट्रोलीमिया होते हैं, उनमें हमें हाई डोज पे पहले ही कोलेस्ट्रॉल रखना होता है, क्योंकि उस यंग एज में काफी हार्ट अटैक में उनमें इशू होते हैं। तो हमारे एलडीएल लेवल को मॉनिटर करना होता है, उस हिसाब से हमें कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां देनी होती है ताकि हार्ट की प्रॉब्लम्स ना आए उनमें। जी सर, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक के पीछे एंड हार्ट डिजीजेस के पीछे। जी कोलेस्ट्रॉल जी को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपने बताया ना, जी एलडीएल जी जी कोलेस्ट्रॉल को जी जी। कंट्रोल करना चाहिए। जी सर। सर, अभी आपने बताया बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी, तो सर आप क्या थोड़ा सा बताएंगे कि आप ये एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी पेशेंट को कब सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले जब पेशेंट को सिम्टम आता है, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक चाहे वो नहीं भी है, हम उसके लिए एवेल्युएशन कराते हैं, जिसको हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है, ये कार्डियोलॉजिस्ट करता है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी हाथ के या फिर ग्रॉइन एरिया से एक तार डाल के वहां से की जाती है, जिसमें दोनों कॉर्नरी आर्टरी, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, उसमें इंजेक्शन देके देखते हैं कितनी नाड़ियों को ब्लॉकेज है।
इसका बहुत सिंपल है, अगर एक नाड़ी या दो नाड़ी में ब्लॉकेज है तो स्टेंटिंग पॉसिबल है। अगर तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज है, स्पेशली डायबिटीज है, उसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स सिर्फ बाईपास के बेटर है। स्टेंटिंग इज एक्चुअली ए प्रॉब्लमेटिक थिंग टू डू इन दीज पेशेंट्स। उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर बैड, उनकी दोबारा रीऑपरेशन रीस्टेंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उनके 12 हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होते हैं, उनका लेट सर्वाइवल कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन है जब लेफ्ट मेन, जो लेफ्ट की बड़ी नाड़ी होती है, लेफ्ट मेन हो तो उसमें भी बाईपास सर्जरी है। ऑल दो स्टेंटिंग आ जा करते हैं, स्पेशली जब पेशेंट फिट नहीं होता सर्जरी के लिए, बट अदरवाइज एट ए गोल्डन स्टैंडर्ड रूल कार्डियक बाईपास सर्जरी ही उनमें करानी है। सो इसमें हार्ट टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को कन्विंस करता है कि ये चीज करनी है, पेशेंट हमें एज ए कम्युनिटी भी हमें बताना है कि जब ये चीजें हैं, हम अपने कार्डियक सर्जन से ज्यादा मिले कि नहीं मुझे बाईपास सर्जरी की तरफ जाना है। ओके सर, ओके सर, हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो लोग बिलीव करते हैं और आप उनको क्लियर करना चाहेंगे, उनकी रियलिटी बताना चाहेंगे? दूसरी, पहला सबसे बड़ा मिथ कि एक बार जब किसी की बाईपास या स्टेंटिंग हो जाती है हार्ट रिलेटेड, वो कहता अभी मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है। हम जी, कोई भी चीज, बीमारी का इलाज हो जाए, दवाई इनमें लाइफ लॉन्ग चलेगी। बाईपास सर्जरी में दवाइयां बहुत कम हो जाती हैं, स्टेंटिंग में तो बहुत दवाइयां रहती हैं। खून ओके पतले सर, की दवाई, बीपी कंट्रोल की, कोलेस्ट्रॉल की, दोबारा ब्लॉकेज ना आ जाए, क्योंकि जिस एज में हुआ है बॉडी सेम है। जी, आप एज ज्यादा हो रहे हो जी, तो जिस बॉडी ने पहले ये एक बीमारी ली है वो दोबारा भी लेके आएगी, चाहे हमने बाईपास किया है चाहे हम, तो उसको हमें कम करना है। वो कैसे करेंगे? खून पतला रखेंगे, इसलिए राइट, एंटी प्लेटलेट्स पहली। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखेंगे, इसलिए स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आती हैं उसको देना होता है। थर्ड, जो हमारा बीपी कंट्रोल कर रखे, हार्ट रेट को कंट्रोल रखे, वो होता है बीटा ब्लॉकर्स, ये देना ओके, होता है। चौथा, अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में है, हमारे पास आया ही लेट है, हार्ट फंक्शन 35% 30% से नीचे है, तो उनमें डायूरेटिक जो पेशाब के रास्ते हार्ट के लोड कम रखे। आजकल नई मेडिसिन भी आ गई हैं जिसको हम एर्नी बोलते हैं, जी, उससे भी हार्ट फेलियर का मेडिसिन, हार्ट फेलियर की एक एविडेंस हमें देना पड़ता है, जिससे हार्ट फेलियर का इंसिडेंस कम हो जाता है पोस्ट बाईपास, पोस्ट स्टेंटिंग। ओके सर। मतलब ट्रीटमेंट, हार्ट का पूरी तरह से ट्रीटमेंट होने के बाद लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो फिट है तो उनको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उनको तब भी डॉक्टर का, अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाके फॉलोअप्स लेते रहने चाहिए और जो भी मेडिकेशन वो प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेते रहना चाहिए। ये बहुत बिल्कुल, फॉलो इम्पोर्टेंट फॉलो अप करना है। अगर कोई है। जी, डॉक्टर बोलता है मेरे पास 3 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद जाओ, 1 साल बाद आओ, वो जाना है। वो टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराने हैं, वो जी आरएफटी सर, जो रीनल फंक्शन टेस्ट है वो कराना है, एको है वो कराना है। उसका रीजन है जो कराया जाता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है हम पहले डिटेक्ट कर पाए और उसको सॉर्ट आउट कर पाए। जी सर। ओके सर, तो ये तो आपने उनके लिए बताया जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, बट जनरली लोगों को जैसे कि जिससे कि वो हार्ट डिजीज से बचे रहे, तो उनको किस टाइम पर, किस एज पर उनको टेस्ट करानी चाहिए हार्ट से रिलेटेड? आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? देखो, उसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, एक है फैमिली हिस्ट्री है, दूसरा है फैमिली हिस्ट्री नहीं है। फैमिली हिस्ट्री वाले को बहुत ज्यादा अपने आप को फिट रखना होगा। जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, दे हैव टू बी वेरी श्योर कि उनकी हार्ट हेल्थ ठीक हो। वो अपने अपने बीपी को कंट्रोल रखें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। मोर देन 40 अगर जरूरत है तो सिम्टम आ रहे हैं, आप टीएमटी करा सकते हैं, स्ट्रेस एको करा सकते हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। अगर किस पेशेंट फिट है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो उनके लिए एक सिंपल ईसीजी और बीपी और डायबिटीज की हमारे इन्वेस्टिगेशन से ही हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बट वन सिम्टम अराइजेज और इनमें इको या इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वी हैव टू इवेल्युएट विद कॉर्नरी एंजियोग्राफी या जो भी आगे उसको करना है। ओके सर, मतलब जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री है उनको स्पेशली अलर्ट रहना चाहिए और टेस्ट कराते रहना चाहिए। एंड इवन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी 40 अबव जो जिनकी एज है उनको भी जी हार्ट से रिलेटेड जो आपने टेस्ट बताए वो कराने चाहिए, जिससे कि जी जी उनको समय रहते बीमारी का पता चल जाए। जी जी। सर, सर, हार्ट को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हार्ट हेल्दी रखने के लिए बहुत ही सिंपल फंडे हैं। सबसे पहले है कि नो स्मोकिंग।
स्मोकिंग में जो निकोटीन रिलीज होता है ये हार्ट के लिए बहुत ही बुरा है। इससे ज्यादा बुरी चीज हम हार्ट के लिए कुछ नहीं दे सकते, हार्ट और लंग के लिए। दूसरा है एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। थर्ड है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपको डेली 45 मिनट्स की मॉडरेट या रेगुलर एक्सरसाइज करनी ही है। जो जिमिंग करते हैं उनको जिम करना है, नहीं तो वॉकिंग, प्लेन वॉकिंग। फोर्थ इज ओबेसिटी। ओबेसिटी को हमें कम करना है, जो स्पेशली वेस्ट सरकमफ्रेंस है उसको कम करना है। इसके अलावा डायबिटीज। डायबिटीज इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीजेस। हाइपरटेंशन, ये जो हैं इनको हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये वाली चीजों को हमें अपने आप करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा है स्पेशली अर्बन एरिया में, वो है स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस स्टेट इज नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा और इन चीजों से ही हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ओके सर, मतलब ये है कि हमें स्मोकिंग, अल्कोहल एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीजें हम ना करें, थोड़ा एक्टिव रहें और स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी ज्यादा ना लें, जिससे कि हम अपने हार्ट को एंड अपनी ओवरऑल खुद को फिट रख पाए। एंड वही फ्राइड फूड भी नहीं खाएं। घर की दाल रोटी सबसे अच्छी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स के लिए। आई होप कि उनको ये काफी हेल्पफुल होगी अपने हार्ट को खुद को फिट रखने में। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नमस्ते। थैंक यू।